हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहने वाली है क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा जो सेवन्थ क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इसको चैप्टर को किससे रिलेट कर सकते हैं, तो सिक्स क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टोरी देखी थी कि उन्होंने इक्वालिटी के लिए किस तरीके से संघर्ष किया था, तो उसी चीज को यहाँ पे हम समझेंगे कि जो इक्वालिटी है हमारी लाइफ में, जो समानता है वो कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। कहाँ पर हमें इक्वालिटी यानी कि समानता देखने को मिलती है, कई जगह पे हमें समानता देखने को नहीं मिलती। जैसे कि इस चैप्टर में जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो ऑन इक्वालिटी यानी कि जो समानता है, उसमें यहाँ पे जो एक स्टोरी है जिसमें कि किसकी, तो शांता नाम की एक होम वर्कर यानी कि जो घर घर जाके जो काम करती है, तो उनकी एक स्टोरी है जिसके माध्यम से क्या है यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें कई जगह पे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली तो इक्वलिटी मिलती है, बट कहीं जगह पे क्या है हमें इक्वलिटी नहीं मिलती है। तो आज हम इक्वलिटी को समझेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारी जो लोकतांत्रिक कंट्री है उसमें किस तरीके की समानताएं हमें मिल रखी है। ये सारी चीज हम आज फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास सेवंथ का है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पीपल्स के लाइन दिखाए गए हैं। जैसे कि इसमें जो मंजीत कौर है जो एक टीचर है, तेजा सिंह एक क्या है ट्रेडर है, फिर गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, फिर इसमें कांता, सॉरी मैंने वहां पे शांता बाई कहा था, लेकिन यहाँ पे एक जो ये जो स्टोरी चलेगी वो किस पे चलेगी, एक कांता नाम की जो एक महिला है, कांता देवी नाम की एक महिला है। सारी स्टोरी इसी के बेस पे चलेगी। तो जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो हमारी जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो हमारे पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, किस तरीके से हमें एक इक्वालिटी की राइट यानी कि एक समानता का अधिकार मिला हुआ है, और कई जगह पे क्या है कि जो हमें असमानताएं देखने को मिलती है। फिर एक सुजाता कुमारी जो कि क्या है डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब कि ये जो कांता देवी और जो सुजाता वो दोनों क्या है एक डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर घर जाकर के काम करने वाले पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है उसमें क्या दिखाया, ये इलेक्शन का टाइम है जब कांता और जो कांता की जो फ्रेंड है सुजाता, वो दोनों क्या कर रहे हैं अपनी वोट्स देने का वेट कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों एक ऐसे लाइन में खड़े हैं जहां पे क्या है वोटिंग, मतलब ये दोनों वोटिंग लाइन में खड़े हैं और अपने अपने वोट देने की लिए इंतजार कर रहे हैं। Isn't it good, Sujat, that we all votes as equal citizen of country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. यहाँ पे जो सुजाता है जो कांता है वो सुजाता से कहती है कि जो हमारा वोट देने का जो राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देने का, उसमें सुजाता कहती है कि सॉरी जो कांता है वो कहती है कि जो हमें वोट देने का अधिकार है वो कंट्री के हर एक पर्सन को क्या है तो एक इक्वल राइट मिला है, चाहे वो उसका बैकग्राउंड क्या हो, कोई भी हो। जैसे कि हमने यहाँ के जो फिगर में देखा अलग अलग तरीके के पर्सन क्या है तो खड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीस राव है, जैसे कि वो क्या है 18 प्लस एक स्टूडेंट है जिसे वोट देने का राइट है। जैसे कि जो तेजा सिंह है एक ट्रेडर है, और जो मंजीत कौर है वो एक टीचर है। यानी कि ये सब भी क्या है तो एक डोमेस्टिक वर्कर के लाइन में ही खड़े हैं, जिसमें कि क्या है कि जो इसे यहाँ जो बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वोट देने का जो राइट है वो क्या है सबके लिए एक समान है। क्यों? क्योंकि इस जो वोट देने की जो लाइन है इस लाइन में क्या है चाहे कोई भी हो, चाहे रिच पर्सन हो या फिर मिडिल क्लास लेवल का आदमी हो या पुअर लेवल हो, वो सब क्या है उसी लाइन में खड़े होंगे जिस लाइन में सभी लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि जो इक्वालिटी है वो हम जो वोट देने का जो राइट है वो हमारी कंट्री के हर एक पीपल को क्या करता है इक्वालिटी देने
यानी कि समानता का अधिकार देता है, यानी कि उसमें सब एक समान हो जाता, एक समान रहता है। अगर हम यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि कांता है, वो सुजाता को कहती है कि वो सबसे पहले क्या जाएगी, वो अपने मालिक के घर जाएगी। मालिक के घर जाकर के वो सबसे पहले क्या करेगी, अपने मालिक के घर का वो काम खत्म करेगी। उसके बाद वो अपने डॉटर को लेकर के कहाँ जाएगी, तो वो हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि उसकी जो डॉटर है वो क्या है, बीमार है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइंस खड़ी हैं जिसमें अलग अलग लेवल की जो पर्सन है वो क्या है, एक वोटिंग लाइन में खड़ी है। जैसे कि जो अब्दुल रहमान है वो एक आर्टिशियन है, फिर जो शुभम बनो है वो एक हाउस वाइफ है, ठीक है। फिर जो क्रेजी एलिगेंसी है वो क्या है, एक कंसल्टिंग जो पर्सन है तो वो है। फिर जो लेसेंस लॉरेंज है वो क्या, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। फिर जो रुखसान है यानी कि जो रुखसाना मिर्जा है वो एक मीडिया पर्सन है। जो योगराज है वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। और जो अशोक जैन है वो एक उद्योगपति यानी कि इंडस्ट्रियल मतलब कि उद्योगपति है। तो ये सब क्या है, एक वोटिंग लाइन में एक इक्वल समान से क्या है, तो खड़े हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन सब का जो वोट की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिच पर्सन है तो उसकी एक वोट की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसकी वोट की काउंटिंग नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी पर्सन जो वोट देने की लाइन में है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी बैकग्राउंड से, उनका जो वोट देने का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये चीज हमें क्या, तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चल रही है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोट देने का जो अधिकार है, जिसमें हर एक पर्सन का, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, या 18 प्लस कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे रिच पर्सन हो, पुअर पीपल हो, या मिडिल क्लास पीपल हो, सबकी वोट की वैल्यू क्या है, एक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर एक पर्सन संविधान के अनुसार क्या है, तो इक्वल है। संविधान के अनुसार क्या है, तो वो इक्वल है। जैसा कि और जो जैसे हमारा जो कंट्री है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद क्या है, सबको एक समान अधिकार हमारी कंट्री में मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो कांता है उसकी स्टोरी यहाँ पे ये बताई गई है कि जो कांता है एक जैन साहब की यहाँ पे क्या करती है, हाउस वर्कर का काम करती है, जिसमें जैसे बाई का काम करती है। तो वो अपने बाई के मतलब अपने मालिक के घर अपने मालिक के घर जाती है। जैसे कि जब वोट देने का काम खत्म हो जाता है तो उसका जो मालिक है, जहाँ पे कांता काम करती है, तो उसका मालिक वहां से ऑफिस को निकल जाता है और जाते टाइम कहता है, आई विल सी यू लेटर कांता, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो यहाँ से कांता कहती है यस, नमस्ते साहब, मतलब हाँ। फिर वो नमस्ते करके अपने उनके घर को लौट जाती है काम करने के लिए। फिर यहाँ पे जो है, ये जो सुजाता है वो पूछती है कि गुड़िया यानी कि जो कांता है, कांता की जो डॉटर है उसका नाम क्या है, तो गुड़िया है। क्या नाम है उसका, तो गुड़िया नाम है। तो वो क्या है, तो फीवर से सफरिंग कर रही होती है। तो वो कांता से पूछती है कि अब जो गुड़िया है उसकी हेल्थ कैसी है। तो यहाँ पे जो कांता है वो उसे अपने साहब के घर जाते हुए वो बताती है कि सबसे पहले वे अपने साहब के घर का काम कंप्लीट करेगी। काम फिनिश करने के बाद क्या है, वो मालकिन से यानी कि जो जैन साहब है उनकी जो वाइफ है उनसे कुछ पैसे लेकर के वे अपनी बेटी को क्या करे, हॉस्पिटल लेकर के जाएगी। वो यहाँ पे जो सुजाता है उसको वो बताती है। फिर जैसे कि वो क्या है, जैसे ही वो वोट दे करके अपने घर को आती है, फिर वहां पे वो अपनी जो बेटी है गुड़िया, उसको एक लिक्विड में जैसे कि काढ़ा टाइप में देती है, उसको बोलती है तुम इसे पी लो, इसके बाद तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होगा और मैं जल्दी ही काम खत्म करके घर, मतलब दोपहर शाम के टाइम पे वो जल्दी काम खत्म करके घर आएगी और उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, जो कांता है अपनी एक जो बीमार डॉटर है उसको घर में अकेला छोड़ के वो काम पे रिटर्न चली जाती है। फिर यहाँ पे जो दिखाया गया है कि कांता क्या करती है, जल्दी से काम फिनिश करती है
और अपने माम जो जैन साहब की जो वाइफ है उससे क्या करती है, वो पैसे मांगते हैं। जैसे यहाँ पे जो जैन साहब की जो वाइफ है वो उसे पैसे देती है और साथ में ये भी कहते हैं कि ये एडवांस में पैसे मांगने की हैबिट नहीं बनाना। तो कांता रिप्लाई में कहती है जी नहीं मैम, मैं ऐसा मतलब जी मैम मैं ऐसा कोई हैबिट नहीं बनाऊंगी, उसकी बेटी जो बीमार है इसलिए उसे पैसे की जरूरत है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इक्वल राइट टू वोट की बात अगर बात करें, तो हम जैसे कि हमने क्या है, जो कांता की स्टोरी जो अभी हमने देखी है उसमें क्या है कि हर एक लेवल का पर्सन, चाहे उसका जो रिलीजन हो वो कुछ भी हो, वो उसका बैकग्राउंड कैसा हो, रिच है, रिच पर्सन है, मिडिल क्लास पीपल है, अनएम्प्लॉय पीपल है या उद्योगपति है, कोई भी बैकग्राउंड हो वो सब क्या है, या किसी भी कास्ट का हो, मेल हो फीमेल हो या कोई भी 18 प्लस स्टूडेंट हो, उन सबको क्या है एक वोट देने का अधिकार मिला है, जिनकी हर एक पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो कितनी मानी जाती है, तो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक इक्वल राइट देखने को मिलता है वोट में। क्यों? क्योंकि सबको क्या है इसमें, चाहे किसी भी लेवल का पर्सन क्यों ना हो, वो सब किसी में है एक ही रो में एक समानता से वो क्या है तो खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है तो आ, वो वोट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें हमें एक इक्वल राइट देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कांताबाई हो गई, ठीक है, फिर अशोक जैन हो गया, ठीक है, छोटेला, ऐसे करके उस जो उसके नेबर्स है वो सब क्या है उस जो वोटिंग लाइन है उसमें सब एक समान से खड़े थे। क्यों? क्योंकि सबकी जो वोटिंग का जो वोटिंग की जो वैल्यू है वो क्या था, एक था, जिसने क्या किया हर एक पर्सन को एक इक्वल में ला करके खड़ा कर रखा है। तो यही जो इक्वलिटी है वो क्या है हमें अपने वोट के टाइम पे देखने को मिलती है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज हमें एक इक्वल यानी कि इक्वलिटी वाली जो जब हम वोट देने जाते हैं तो वहां पे हमें जब सबको एक लाइन में खड़े रहते हुए देखते हैं तो हम लगता है कि सब अगर हम संविधान के अनुसार माने तो सब हमारे लिए एक है। जबकि वहीं पे क्या है, अगर जब हम एजुकेशन की बात करें, अगर जैसे कि हेल्थ की बात करें, तो वहां जैसे कि हम फिर क्या करें, हेल्थ की बात करें, जैसे एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, तो इसमें क्या है हमें अक्सर इसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि इसी स्टोरी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो जैसे ही क्या है जो कांता अपनी डॉटर को लेकर के जो हॉस्पिटल को जाती है, तो वहां पे क्या देखती है कि जो कांता के लेवल यानी कि जो कांता जैसे जो पुअर पीपल है वो क्या है, कांता जैसे जो पुअर पीपल है वो क्या है तो कांता जैसे ही क्या है लाइन में खड़े हैं। जबकि जो जैन साहब है उनके जैसे पीपल को क्या है लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर उनका जल्दी ट्रीटमेंट करके उन्हें दवाई सब दे करके उन्हें जाने को बोल देता है। जबकि जो कांता जैसे जो पुअर पीपल है उन्हें क्या है घंटों तक क्या है लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या है एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें क्या है एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। क्यों? जहाँ पे क्या है वहीं पे अगर हम वोटिंग लाइन की बात करें, जहां पे अगर हम वोटिंग लाइन की बात करें तो जिसका जिसका जैसे जैसे नंबर आ रहा था वो उस हिसाब से अपना वोट दे करके जा रहा था। जबकि एक हॉस्पिटल के लाइन में क्या था कि एक रिच पर्सन अपना ट्रीटमेंट करा करके पहले चला जाता था और जो पुअर पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं उनका जो ट्रीटमेंट कराने की जो बारी आता है वो देर से आता है। तो यहाँ पे हमें क्या है एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जहां हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें वहां तो हमें सबको एक अधिकार यानी कि एक समानता का अधिकार मिल जाता, वहीं पे जब हम यानी कि शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो वहां पे क्या है हमें काफी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। क्योंकि जो अक्सर पुअर पीपल है वो बच्चों को क्या है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, तो वहां पे जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन सिस्टम से मतलब जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मोस्टली रिच पर्सन के जो चिल्ड्रन होते हैं वो पढ़ते हैं और जिससे फीस भी ज्यादा लगती है। तो वहाँ की जो एजुकेशन लेवल होता है वो गवर्नमेंट स्कूल के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा अच्छा माना
जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैकल्टीज प्राइवेट स्कूल में दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो फैकल्टीज गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली हम अगर जब हम इमेजिन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे माइंड में आता है, तो वो सिर्फ इसलिए आता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल चलाते हैं वो पुअर पीपल के लिए चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल रिच पर्सन, पुअर पीपल, मिडिल क्लास, हर एक पर्सन के चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट स्कूल चलाती है। यानी कि जो गवर्नमेंट होता है वो स्कूल एजुकेशन में स्पेंड करती है, ताकि हर एक बच्चे को क्या हो, एक लेवल का एजुकेशन मिले। लेकिन जैसे ही प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन लेवल की बात आती है, तो उसमें हमें काफी हद तक क्या है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जैसे कि ये जो हमारा टॉपिक है कि इक्वल राइट टू वोट, तो जैसे हमारा जो देश है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे क्या है, हर एक 18 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं और जो किसी भी हर एक पर्सन को क्या है, एक समान वोट देने का अधिकार मिल जाता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो। हाँ, फिर वही शिक्षा, जो शिक्षा का स्तर है या जात कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर, मतलब जो वोट देने का टाइम आता है, यानी कि अगर हम इक्वल टू राइट टू वोट की बात करें, तो जो हर एक पर्सन, चाहे उसका वो पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी हो, चाहे वो अमीर पर्सन हो, पुअर पीपल हो, व्हाटएवर हो, कोई भी हो, उन सबको क्या है, एक समान वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसमें क्या है, सार्वभौमिक व्यवसाय जो मताधिकार इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अगर तो ये जो वोट देने का अधिकार है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार कहते हैं। समानता यह घोषित करता है कि देश का हर एक व्यक्ति, यानी कि हर एक आदमी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी चुना, उसके उन्हें वोट देने का एक क्या है, तो एक अधिकार है, और उनकी वोट की जो वैल्यू है वो क्या है, तो एक है। यानी कि चाहे वो आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो, बिल गेट्स जैसा अमीर क्यों ना हो, अंबानी जैसा अमीर क्यों ना, लेकिन उसकी जो वोट की जो काउंटिंग की जाएगी, वो क्या की जाएगी, तो एक ही काउंटिंग की जाएगी। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है कि इक्वल राइट टू वोट, वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगर डिस्कस करें, जो अदर वे में हमें क्या है, अन्य प्रकार की जो हमें असमानताएं देखने को मिलती है, यानी कि जो अदर काइंड्स ऑफ क्या है, इक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि कुछ लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिनका क्या है, दैनिक जीवन और कार्य करने की जो स्थिति है वो समानता से बहुत दूर है, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक अन्य प्रकार की यहाँ पे हमें असमानताएं देखने को मिल जाती है। जैसे कि फिर हम बात करें, भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था भी मानी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि जो कांता है, वो क्या है, जब वोटिंग लाइन में खड़ी रहती है, जिसमें उसके जब कांता क्या है, वोटिंग लाइन में खड़ी रहती है, तो उस लाइन में क्या है, उसके साहब भी उसी तरीके से खड़े रहते हैं जैसे कि एक कांता या कांता जैसे जो पीपल है वो खड़े रहते हैं। लेकिन जब बात होती है, वो जैसे ही वो क्या अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, तो कांता जैसे लोगों की लाइन एक अलग रहती है, और एक जो रिच पर्सन होते हैं, जो कि उसके जैन साहब जैसे जो पर्सन होते हैं, उनकी जो क्या होती है, उनकी लाइन, उनको लाइन जैसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या है, एक अदर टाइप पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ग्रामीण परिवेश में जो जातिगत पहचान बहुत ही छोटी आयु में ही हो जाती है। आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो शायद यह सोचेंगे कि जो लोग हैं अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो प्रमुख समाचार पत्र में जो वैवाहिक विज्ञापन को देखते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त जो शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितना महत्वपूर्ण है, ये सब हमें क्या है, देखने को इजिली मिल जाता है। कि जैसे कि बहुत लोग वो ये सोचते हैं कि जो अर्बन एरिया, जो शहरी एरिया, वहां पे सिर्फ जात पात नहीं देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी जात पात हमें एक्चुअली में देखने को मिल जाता है, जो कि क्या है, एक अनइक्वालिटी हमें अदर वे में, वो क्या है, अनइक्वालिटी हमें वहां पे देखने को मिलता है।
जैसे ही हम दलित एक ऐसा शब्द है, जब हम बात करते हैं किसकी, एक शेड्यूल कास्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। क्या कहते हैं, दलित। जैसे ही हम दलित शब्द सुनते हैं, ठीक है, जैसे ही हम दलित शब्द सुनते हैं, वह एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोगों को कहते हैं। जैसे कि जो हमने क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायवर्सिटी, उसमें क्या था, जब हम डॉक्टर भीमराव की जो स्ट्रगल स्टोरी पढ़ते हैं, किस तरीके से उन्होंने एक इक्वालिटी के लिए कितना लाइफ में संघर्ष किया, और जो नीचे यानी कि जो दलित लेवल के जो लोग होते हैं, उन्होंने उनसे क्या कहा कि हर तरीके का गवर्नमेंट जॉब कीजिए, जिससे कि क्या हो, उनके लिए ये जो दलित शब्द यूज किया जा रहा है वो यूज ना किया जाए। तो यहाँ पे जो दलित शब्द है वो क्या है, दलित शब्द एक ऐसा शब्द माना जाता है जो कि सबसे निचली जाति को क्या करता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी हम दलित को जो, अगर हम दलित की जो दलित शब्द का जो अर्थ हम समझने की कोशिश करें, तो उसका मतलब होता है वह जाति जिसे बहुत ही ज्यादा क्या हो, सेपरेट यानी कि दबाया गया हो, या वह बहुत ही अछूत माना जाता हो, उसे हम एक्चुअली हम दलित शब्द से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह दलित शब्द जो है वो यह संकेत करता है कि पहले भी उनके साथ क्या बहुत ही भेदभाव हुआ था, और आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे कि जो ओम प्रकाश है, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा ओम व्यक्ति जो कि क्या था, अनएम्प्लॉय पर्सन था। यहाँ पे अगर हम इस वोटिंग लाइन में बात करें, तो इसमें एक ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति था, जो कि क्या था, जो कि एक अनएम्प्लॉय व्यक्ति था, यानी कि जिसके पास कोई भी रोजगार नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक मतलब उनकी बात की गई है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि जो 1950, ठीक है, यानी कि जो हमारे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उन्होंने 1950 से 2013 तक एक प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। कौन थे, दलित लेखक। आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ में एक मिस्टेक हो गया कि जो ओम प्रकाश है, मैंने उनको एक अनएम्प्लॉय पर्सन बताया, वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉय पर्सन है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो क्या है, एक दलित लेखक है, जो कि 1950 तक के बीच में उन्होंने क्या लिखा है, अपनी आत्मकथा झूठी लेखन लिखा है, मतलब जूठन लिखी है। यानी कि जो लेखक है उन्होंने जो अपनी आत्मकथा क्या लिखा है, अपनी आत्मकथा जूठन उन्होंने लिखा है, जूठन लिखा है। तो मतलब इन्होंने जो अपने 1950 से लेकर के जो 2013 के बीच में जो भी उन्होंने देखा, 1950 लेकर के 2000 के बीच में उन्होंने क्या है, अपनी पूरी आत्मकथा को क्या है, तो एक अपनी आत्मकथा जो लिखा है उसे क्या नाम दिया है, जूठन। क्या नाम दिया है, जूठन। तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा जूठन लिखा है, तो उन्होंने वो सारी चीजें लिखी है जो कि दलित लोगों के साथ घटना घटी है। ओम प्रकाश जो दलित राइटर है, वो अपनी आत्मकथा जो जूठन है उसमें वो लिखते हैं कि जो उन्हें स्कूल में क्या है, दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। क्यों, क्योंकि वो क्या है, तो जो कि एक दलित जाति से बिलोंग करते थे। जैसा कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में भी देखा था कि जो उन्होंने वो जो बचपन के लाइफ में जब स्कूल जाया करते थे, तो उन्हें स्कूल से बाहर बिठाया जाता था। उसी तरीके से जो ओम प्रकाश है, वो अपनी लाइफ, अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं कि वो जब भी स्कूल जाया करते थे, तो उन्हें स्कूल में दूसरे बच्चों से क्या है, काफी दूर बैठाया यानी कि बिठाया जाता था, उन्हें बैठना पड़ता था। वे जमीन पर
वो अभी जमीन पर। जो केस हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाइल्ड लाइफ में देखा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो चाइल्ड लाइफ में हमने जो स्ट्रगल देखा था, सेम वही चीज यहाँ पे क्या है, जो ओम प्रकाश है वो अपनी जूठनवी आत्मकथा बता रहे हैं कि उन्हें बचपन लाइफ में जो वो स्कूल गए जाते थे, तो उस टाइम पे उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी, जिस तरीके से उन्हें किस तरीके से स्कूल के बच्चों से दूर बिठाया जाता था, कहाँ पे, तो जमीन यानी कि फर्श पे बिठाया जाता था। फिर वो अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि अपने बैठने की जगह तक आते आते क्या था, तो चटाई छोटी पड़ जाती थी। यानी कि वो कहते हैं कि जब उनकी जो बैठने की जो कॉलम रो आती थी, उनकी जो बैठने की जो पोजीशन आती थी, उस जगह पे क्या है, तो जो चटाई स्कूल में जो बिछाई जाती थी वो काफी हद तक छोटी पड़ जाती थी। फिर वो अपने आगे कहते हैं कि कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास उन्हें बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो जो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि जो लंबा चौड़ा मैदान मेरे जो वो बावजूद से बड़ी गुना पड़ गया, यानी कि पड़ा हुआ था। वो अपनी आत्मकथा में जो उनकी झूठ है ना, जो उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, तो उसके बारे में वो इसमें एक्सप्लेन करे। जैसे कि जो उनके प्रिंसिपल है, एक टाइम उनके उनसे जो उनसे पूरे ग्राउंड में जो प्ले ग्राउंड है उसमें उनसे उन्होंने झाड़ू लगवाया। उसे किस तरीके उन्हें किस तरीके से जो बिठाया जाता था, कि और बच्चों से जो दूर बिठाया जाता था, जिनकी वजह से उन्हें जो ब्लैक बोर्ड पे कौन से अक्षर है वो दिखाई नहीं देते थे। जिस पर साफ करने पर मेरी कमर, मतलब वो अपनी जो स्टोरी है उसको यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जब उन्होंने स्कूल की जो पूरी प्लेग्राउंड की जो सफाई की, किस तरीके से उन्हें के बॉडी में पेन होने लगा। तो फिर आगे बोलते हैं कि जो धूल से उनका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से भर गया, सिर आट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वह झाड़ू लगा रहे थे। जो हेड मास्टर है अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिका रखी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगा रहा था। स्कूल के कमरों की जो खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कियों की जो आंखें हैं वो क्या है, छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश ने अपने 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू वो मतलब झाड़ू लगवाई ही जाती रही, और यह क्रम तब भी नहीं रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ। पर इतना याद रखना है कि मास्टर हो तो यही पढ़ेगा, इसकी जो मदरसे में, और यूं ही नहीं सबके बाद, और वे हाँ आगे पढ़ेगा क्यों। तो मतलब यहाँ पे जो ओम प्रकाश के साथ जो घटना घट रही थी स्कूल में, तो वो तब तक चलता रहा जब तक उनके पिताजी ने नहीं देखा था। जैसे ही उनके पिताजी ने देखा तो वे अपने जो ओम प्रकाश है उनको अपने साथ बाहर ले जाते हुए सबको सुनाते हुए बोले कि आप सब टीचर हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका बेटा जो ओम प्रकाश है वो नहीं पढ़ेगा। अगर हम उनकी दूसरी स्टोरी अगर हम बात करें, यानी कि जो उनकी जो इनका जो अगर हम सेकंड स्टोरी की बात करें, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऐसी घटना, उनकी लाइफ की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि भारत के एक बड़े से शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात थी। वे कहते हैं कि यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो क्या है, शहर में किराए पर एक मकान मकान लेना चाहते हैं। वे पैसे वाले थे लेकिन किराए को कोई भी समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में यानी कि मदद लेने की एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं, यह मिल सकता है। तो क्योंकि ये दोनों जो मिस्टर और जो मिसेस हैं
वो जो मिस्टर और मिसेस अंसारी है वो क्या है, जो उनको उस शहर में कोई भी मकान नहीं देता है। कारण इसका ये था कि जो मिस्टर और जो मिसेस अंसारी है वो एक दलित जो कास्ट है, यानी कि जो दलित है उनसे बिलोंग करती थी, दलित कास्ट से, यानी कि दलित से बिलोंग करने के वजह से क्या है, वहां पे मकान खाली होने के बाद भी कोई भी आदमी उन्हें मकान देने से मना कर देता था। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग थे वो कहते थे कि जो अंसारी साहब है क्या है, एक मतलब अलग रिलीजियस से है, जिसके वजह से क्या है वो नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो कोई भी पर्सन उन्हें सिर्फ इस बात के लिए कि उनका जो खान पान है और उनकी जो रिलीजियस है, यानी कि जो धर्म है वो अलग होने के वजह से उन्हें कोई भी आदमी अपने घर में मकान देने से मना कर देता था, यानी कि कोई भी आदमी उन्हें रेंट देने के लिए मना कर देता था। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है फिर उन्हें लास्ट में क्या करता है, लास्ट में क्या है, एक सजेशन देता है कि जो आप अपना नाम है, तो आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ना बता करके क्या बताइए, मिस्टर कुमार एंड मतलब मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए। तो जो अंसारी जो थे, जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, तो उन्होंने लास्ट में जो डिसाइड है, तो उन्होंने जो लास्ट में क्या कहा कि उन्होंने इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखना निश्चय किया। मतलब जैसे ही अंसारी जो थे उन्होंने, मतलब जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने क्या है उन्हें यह सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदल कर श्री और मतलब मिस्टर और जो मिसेस है वो कुमार रखना चाहिए। अंसारी ये जो दंपत्ति थे, यानी कि तब ऐसा करने से ये झुझुक रहे थे, यानी कि वह अनकंफर्टेबल उसमें फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने के लिए क्या किया, तो निश्चय किया। अतः अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। मतलब ये जो दो स्टोरी हमने यहाँ पे ओम प्रकाश की जो आत्मकथा है झूठन, तो उसमें जो हमने पहला जो स्टोरी देखा कि किस तरीके से उनसे भेदभाव किया जाता था स्कूल में, और किस तरीके से उन्हीं की जो दूसरी स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें सिर्फ एक रूम लेने के लिए। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जब हमारी कंट्री में क्या है, एक अलग तरीके की असमानताएं देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन, इसके आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना भी हमने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।